Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss economic survey highlights of year 2022-2023. So इकोनॉमिक सर्वे हर साल 31 जनवरी को पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। तो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाइलाइट्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जहां भी कोई भी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा वो भी कंसेप्ट भी इसी वीडियो में हम समझेंगे साथ ही साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला होता है, जैसे 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म होने वाला है, तो उस साल की नेशनल इकोनॉमी का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इंडिया की नेशनल इकोनॉमी का क्या स्टेटस रहा, कैसे इंडिया ने फाइनेंशियली परफॉर्म किया 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल्स होती है इकोनॉमिक सर्वे में। सभी मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स, सभी जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सारी चीजें हाईलाइट करता है इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है, तो वो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका इकोनॉमिक डिवीजन, और किसकी गाइडेंस के अंडर होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया की। अगर हम ये बात करें कब आता है, तो 31 जनवरी को ये टेबल किया जाता है, जो कि बजट की प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले होता है। तो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कौन करता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अभी करंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने ही इस बार सारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वे इकोनॉमिक सर्वे टेबल करते हैं प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद। तो इसका क्या मतलब है, जो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। उस एड्रेस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक सर्वे को टेबल करते हैं। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 31 जनवरी की इवनिंग में, जहां पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं। करंटली इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स की। सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की अगर बात करें, तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी एट 7% रेट ऑफ ग्रोथ उसका होगा। इंडिया की जो जीडीपी है अराउंड 7% रहेगी इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो उसके लिए जीडीपी फोरकास्ट किया गया है 6 to 6.8% की रेंज में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन यानी कि जिसको आप लेमन लैंग्वेज में महंगाई बोलते हो, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन थी उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो आरबीआई का टारगेट रेंज रहती है वो है 2 to 6%, यानी कि 4 ± 2%। वो नवंबर 2022 में उस रेंज में हमारी रिटेल इन्फ्लेशन आ गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रूपी की। इंडियन रूपी की डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के बारे में। अगर हम इंडियन रूपी की बात करें तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है कि जो इंडियन रूपी है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसी के अकॉर्डिंग काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन अप्रैल टू दिसंबर 2022। इंडियन रूपी की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है कंपेरेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो कंटिन्यूसली तो मे बी आपको पता होगा कि जो इंडियन रूपी है वो डॉलर के कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू कम हो रही थी। जैसे इंडियन रूपी अगर पहले डॉलर के कंपेरेटिवली 70 रुपीज था, $1 70 रुपीज के इक्वल था, तो वो विद टाइम 75 हो गया, 77 हो गया, 80 हो गया। लेकिन अगर हम अदर इमर्जिंग कंट्रीज के बारे में बात करें, उनकी इकोनॉमीज के बारे में बात करें, तो उनके कंपेरेटिवली इंडियन रूपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन अप्रैल टू दिसंबर 2022।
इसके बाद है इंडियन इकोनॉमी ने ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के को काफी इंप्रूव किया। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो काफी टाइम से न्यूज में चलता आ रहा है, काफी टाइम से आपको कंसेप्ट भी फेमिलियर होगा, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे में ईज ऑफ लिविंग का भी कंसेप्ट मेंशन किया गया है, आपको पता होना चाहिए ये भी। इसके बाद है कि अगर हम इंडिया की ग्रोथ आउटलुक के बारे में बात करें, प्री पेंडेमिक ईयर्स मतलब जो कोविड का पेंडेमिक था उससे पहले के टाइम का वो बेटर था। ऑब्वियस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे अफेक्ट हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी भी नेचुरली उससे अफेक्ट हुई है, लेकिन अभी जो इंडिया की इकोनॉमी है ये दोबारा से रेडी है एक अच्छे पोटेंशियल से ग्रो करने के लिए। ये एक बहुत ही समरी थी इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स की। अब इसकी डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। सो ये टेबल है, ये आईएमएफ की प्रोजेक्शंस हैं। अगर आप इसमें देखो कि इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 2022 में वो 6.8% थी और 2023 के लिए वो 6.1% है। अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करें तो 2022 में वो 2.4 है और 2023 में 1.1 है। सिमिलरली आप यूएस की देख पा रहे होगे, यहाँ पर यूके की, जापान की, चाइना की। तो यहाँ पर आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली काफी अच्छे लेवल पर हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टैक्सेस की, टैक्स रेवेन्यू के बारे में। सो जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वो उसने 15.5% ग्रोथ रजिस्टर की है अप्रैल टू नवंबर 2022 के पीरियड में। इसका एक रीजन क्या माना जाता है कि किस चीज ने इसको इतना डिराइव किया कि जो डायरेक्ट टैक्सेस थे और जीएसटी कलेक्शन थी वो बहुत अच्छे लेवल पर उसकी ग्रोथ उसमें देखी गई है। तो इंडिया का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत अच्छे लेवल पर उसने ग्रोथ रजिस्टर की है। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो फर्स्ट 8 मंथ्स थे ईयर के उसमें वो हायर थी। अगर हम लॉन्गर टर्म एवरेज को देखें उसके कंपैरेटिवली, तो ये आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं। एग्जाम में ट्रेंड्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस की ग्रोथ का ट्रेंड क्या रहा। नेक्स्ट है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे इन्वेस्ट कर रही है, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, तो वो क्या है, वो हमारी कैपिटल है, वो इन फ्यूचर हमें एम्प्लॉयमेंट देगी हमारी ग्रोथ को, और वो उसको और पुश करेगी, और उसकी हेल्प से इंडिया की जो ग्रोथ है और इंक्रीज होती है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका एम्फोसिस रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो इंक्रीज हुआ। अगर हम उसका बारे में कुछ डेटा देखें तो जो उसकी एवरेज थी फाइनेंशियल ईयर 2009 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर, उसकी जो एवरेज है 1.7% ऑफ जीडीपी रही है। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसकी जो उसका जो डेटा है, जो फिगर्स हैं, वो काफी इंक्रीज हुई हैं, वो हो गई हैं 2.5% ऑफ द जीडीपी। तो जो केपेक्स है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एवरेज से काफी इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट है जो वो टोटल रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमने जो खर्च किया उसका डिफरेंस होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन यहाँ पर जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो किसका देखा जाता है, गवर्नमेंट का। तो जो भी गवर्नमेंट की इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ, और जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, उस चीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है कि आपको बहुत इजीली वो समझ आ जाए। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 2022-2023 में फिस्कल डेफिसिट रहा है 6.4%। फिस्कल डेफिसिट ये इतना ज्यादा इसलिए रहा है क्योंकि जो पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने काफी स्पेंड किया है, तो उस वजह से जो फिस्कल डेफिसिट था हमारा हायर रहा है। लेकिन इन द अपकमिंग टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है। सो अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की।
अगर हम इस साल के स्टार्टिंग की बात करें, अप्रैल 2022 में आरबीआई ने टाइटेंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट की थी। उसके बाद उसने जो रेपो रेट है 225 बीपीएस से इंक्रीज कर दिया है, जिस वजह से जो सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशंस है वो काफी मॉडरेट रही है। अगर हम इस साल के ग्रॉस एनपीए की बात करें, जो एनपीएस बैंक्स में होता है, उसका जो रेशो है वो 7 ईयर लो पर रहा है। तो काफी इंप्रूवमेंट यहाँ इस फील्ड में भी देखी गई है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स थे उनके ग्रॉस एनपीएस भी 7 ईयर लोज तक आ गए हैं, 5% तक। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो की। ये काफी अच्छा रहा है 16.0% तक। इसके बाद अगर हम रिकवरी रेट देखें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का विद द हेल्प ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो भी हाईएस्ट रहा है बाकी चैनल्स के कंपैरेटिवली। तो ये सभी ट्रेंड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ये है एक बार ग्राफ से आपको उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उनकी ग्रॉस में एनपीए रेशियो है जो वो डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पर ग्रीन शेड से जो लेफ्ट हैंड पे ग्राफ है उसमें सितंबर 2022 की शो की गई है, तो वो काफी डिक्लाइन हुई है। राइट हैंड साइड पे आपको प्रोविजनिंग कवरेज रेशो दिख रही है, वो भी आप देख सकते हैं कि उसके भी जो डेटा है काफी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की। सबसे पहले तो सोशल सेक्टर्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सोशल लाइफ के लिए, वो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट तो है ऑल वेदर रोड्स। कोई भी क्लामिटी है या फिर फ्लड्स आते हैं तो उसके लिए जो रोड्स हैं बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए, जो पूरे हर टाइप के वेदर के लिए आपकी एफिशिएंट हो। इसके अंडर इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया है कि सिंस द ईयर ऑफ 2000 अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 7 लाख किलोमीटर रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। इसके बाद अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है नई, जिसकी हेल्प से हमने एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है। इसके अंडर 14,500 पीएम श्री स्कूल्स सेटअप किए जाएंगे। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में देखा जाए तो 30 करोड़ एनरोलमेंट्स हुई हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी, जिसमें एनरोलमेंट्स काफी अच्छे लेवल पर हुई हैं। इसके बाद अगर हम लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात करें तो जो मनरेगा स्कीम है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसके अंडर 6.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट ऑफर की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लीन कुकिंग फ्यूल की। जो एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर, उसके अंडर भी 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट में अगर देखें तो 13 लाख कैंडिडेट्स ट्रेन किए गए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंडर। सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के फील्ड में अगर आप देखो तो 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस नए प्रोवाइड किए गए हैं जल जीवन मिशन के अंडर। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में देखा जाए तो सौभाग्य स्कीम के अंडर 2.9 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंडर 2.1 करोड़ हाउसेस नए कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ और डेटा के बारे में। जो सोशल सेक्टर है काफी अच्छे लेवल पर उसमें इंक्रीज देखा गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का बजटेड एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर में, वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.1% ऑफ जीडीपी हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि जो जनधन आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के लिए डीबीटी के साथ उन दोनों को कंबाइन करके बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को बेनिफिट दिया गया है। इन्फेंट मर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मर्टेलिटी रेट एंड न्यूनेटल मर्टेलिटी रेट, इसमें बहुत डिक्लाइन हुआ है। इन्फेंट मर्टेलिटी रेट होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, अंडर 5 ईयर्स के एज से कम बच्चों की, और न्यूनेटल जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं उन बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसमें भी काफी डिक्लाइन हुआ है, कम हुए हैं वो।
सो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की हमने बात की थी, उसके अंडर क्या क्या किया गया है? एक तो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन की गई है, और रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया है। उन रिसोर्सेज की वजह से जो लोग हैं इंडिया के, उनके प्रोडक्टिव पोटेंशियल को एनहांस किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके पीछे क्या क्या स्टेप लिए गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाया गया, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में काफी स्टेप्स लिए गए, और जो पब्लिक गुड्स थी वो बहुत अच्छे लेवल तक क्रिएट की गई। सो अगर आपको कोई पूछ ले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन्ड हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के फील्ड के बारे में। सो इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया नेट जीरो प्लेज लिया है, इंडिया ने कि नेट जीरो एमिशन गोल इंडिया अचीव करेगा बाय द ईयर ऑफ 2070। इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी बताया है कि इंडिया ने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में 40% का टारगेट है जो अचीव कर लिया है 2030 से पहले ही। इसके बाद है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, वो 500 गीगावाट बाय उससे भी ज्यादा हो गई है बाय द ईयर ऑफ 2030, जिसकी वजह से जो एमिशन रेट है वो 29% तक कम हो गए हैं अगर हम 2014-15 से कंपेयर करें। इसके बाद है कि जो इंडिया की एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी है, वो भी इंडिया ने बोला है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 इट विल रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी बाय 45%, और ये जो लेवल्स हैं ये 2005 के कंपेरेटिव हैं। इसके बाद है कि एक मास मूवमेंट लॉन्च की गई है लाइफ, जिसकी फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था। इसके बाद है कि इंडिया एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट करेगा टू इनेबल इंडिया टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द ईयर ऑफ 2047, जब हमें इंडिपेंडेंस को 100 ईयर्स हो जाएंगे। ये बात करते हैं अब रेमिटेंस रेसिपिएंट्स की। सो जो इंडिया है वो रेमिटेंस रेसिपिएंट्स में 2022 में सबसे टॉप पे रहा है। रेमिटेंस रेसिपिएंट क्या होते हैं कि अगर आपको कोई भी आउट ऑफ इंडिया रहता है और वहां से वो आपको पैसे भेज रहे हैं रेमिटेंसेस की फॉर्म में, उसमें इंडिया क्या है नंबर 1 पर रहा है। सेकंड नंबर पर है मेक्सिको, थर्ड पर है चाइना। तो ये जो डेटा है ये वर्ल्ड बैंक के सोर्सेज के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है और ये इंक्रीज होकर 9.3% हो गई है। इसके बाद है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सभी क्रॉप्स हैं उसके लिए 1.5 टाइम्स फिक्स की गई है। जो भी पहले एवरेज कॉस्ट थी उस कॉस्ट थी उससे 1.5 टाइम्स वो फिक्स की गई है। इसके बाद है कि जो ई नाम स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, उसके अंडर बहुत सारे फार्मर्स को और ट्रेडर्स को उससे जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडियम्स। सो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम होगा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम में। इसके बाद है कि जो एफपीओज हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द प्रगति कृषि विकास योजना, उसके अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर ग्रोथ की। सो जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर हम सर्विस सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो 2022-2023 में ये 9.1% से ग्रो किया है। सर्विस सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सर्विस सेक्टर से इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छा प्रपोर्शन माना जाता है। सो सर्विस सेक्टर में 9.1% की ग्रोथ देखी गई है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है ये कोविड-19 पेंडेमिक में काफी रेजिलिएंट रहा। जो क्रेडिट है सर्विस सेक्टर्स के लिए वो 16% से ग्रो हुआ है। और इसके साथ साथ हमने देखा ही था अभी प्रीवियस स्लाइड में कि इंडिया का क्या है लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है रेमिटेंसेस का, और इसने रेमिटेंसेस के फॉर्म में $100 बिलियन रिसीव किए हैं इन 2022।
सो अगर हम नवंबर 2022 के एंड तक अभी बात करें तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स में भी इंडिया 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है वर्ल्ड में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो एक क्विक रिवीजन देखते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% रहा है, 6.4% ऑफ द जीडीपी। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो सीपीआई है जो 6.8 रहा है और जो डब्ल्यूपीआई है 11.5 रहा है। जीवीए की बात करें तो 9.5% है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें 4.1% है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बात करें तो ये इसका ग्रोथ रेट है 3.5%। और फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स है इन यूएस बिलियन डॉलर 563 यूएस बिलियन डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें एट द कांस्टेंट प्राइस तो वो इंडिया का 2023 में 6.0 to 6.8% जो है प्रोजेक्ट किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो ये आपकी क्विक रिवीजन थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हाइलाइट्स थे, सभी कवर करूं। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।